प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं और खामनाई मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं, जॉइंटली करते हैं। डेडली किस्म का होगा और अमेरिका को बहुत जानी नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स का बहुत रिस्क है, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका के अंदर पॉलिटिकली हो जाएगा। दुनिया में ऐसे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं जो आपको किराए की फौज देते हैं 10, 12, 15 हज़ार की। तो इब्तदाई तौर पे तो कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी भी इन जजीरों पर उतारी जा सकती है। ह्यूमन लॉस उनका हो जाए, जब वो क्लियर कर लें तो फिर अमेरिकन उतर आए। अब ईरान ने एक और स्मार्ट मूव किया है इतने कुछ सालों में। उन्होंने जो नॉर्मल फिशिंग बोट्स होती हैं उनको मॉडिफाई कर लिया। ईरान समझेगा कि ये आइलैंड, ये जजीरे मेरे हाथ से जा रहे हैं, तो ईरान कुछ भी कर सकता है। सऊदी अरब की एयरबेस पे ईरान ने हमला किया है, जिसमें कह रहे हैं कि 12 अमरीकी जख्मी हुए हैं और कोई रीफ्यूलिंग के जहाज जो हैं वो भी तबाह हुए हैं। ईरान अभी भी यूएस बेसिस को हिट करने की पोजीशन में है। G7 वैसे तो कहीं जंग के नजदीक भी नहीं नजर आई मुझे। और जयशंकर साहब बयान देके इंडिया से G7 में जाके बैठ गए। जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया दुनिया में वाहिद मुल्क है जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान और ईरान और इजराइल के दरमियान एक बड़ा की प्लेयर कर सकता है इनको एक टेबल पर लाने के। नया ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की एंड सऊदी अरब। यूक्रेन और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को आप कैसे देखते हैं? यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पैसे चाहिए, फौरी तौर पर कैश चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका ईरान इसराइल जंग की जो सूरत हाल है उस पर हम अक्सर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब से रहनुमाई लेते रहते हैं और इनके तज्जिए आप हर जगह सुनते रहते होंगे। आजकल तो ये हर जगह आपको नज़र आते होंगे। हम भी इन्हें कभी-कभी जो है वो पकड़ लेते हैं कि ये हमारे पास आ जाएँ। थैंक अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। यू। वालेकुम सलाम जी मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया एक दफा फिर दावत देने का। चिश्ती थैंक यू। साहब, लास्ट टाइम जब मेरी आपकी बात हुई तो आपका एनालिसिस ये था कि अमेरिका को एक विनिंग ट्रॉफी चाहिए और ईरान ने सिर्फ सरवाइव करना है। जी। ठीक है ना? तो जी। अब सूरत हाल ये है कि अब ऐसा लगता है कि विनिंग ट्रॉफी जो है वो अबनाए हुर्मस बन गई। अगर अमेरिका अबनाए हुर्मस को खोल लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है तो ये उसकी विनिंग ट्रॉफी हो जाएगी। और अगर ईरान अबनाए हुर्मस को नहीं कंट्रोल कर सकता, उससे कंट्रोल चला जाता है, तो ये ईरान की शिकस्त हो जाएगी। आप ये बात मानते हैं? नहीं, मैं दरमियान में बात करता हूँ। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं और खामनाई मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं, जॉइंटली करते हैं। हुँ। मतलब ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप उनके साथ आप पार्टनर बनने को तैयार हो गए हैं। तो आप खुद ही देख लें किसकी ट्रॉफी हुई। और फिर 1 महीना पूरे हो गए तकरीबन जंग को, 1 महीना पीछे चले जाएं और आप जरा विजुलाइज करें कि अगर ये खामनाई ऑफर कर देते, आयतुल्ला खामनाई जो शहीद हो गए हैं, हुँ। कि जनाब मैं और अमेरिका मिलके कर लेते हैं, तो अमेरिका ने धुतकार देना था, उनको कहना था कि जी ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें फतह कर लेना है थोड़ी देर में, मैंने तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने कंट्रोल में ले लेना है। हुँ। तो 1 महीने बाद ये नौबत आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम जॉइंटली कर लेते हैं। लेकिन जॉइंटली के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है। जीसीसी के ममालिक कहेंगे कि 40 साल से आप हमारे कोलैबोरेशन है, हमारी हुँ। आपके साथ दोस्तियां हैं, हमने अड्डे दिए हुए हैं, तो आप दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? इसका मतलब है कि आप एक पुलिसमैन बन जाएंगे इस एरिया के, टैक्स आप लेंगे, सिक्योरिटी आप देंगे, आपको लोग सलामे करेंगे, वैल्यू एड आपकी होगी। तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम बदल गया है। बॉर्डर ट्रॉफी पे मैं अभी भी कायम हूं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें कि वो ईरान को ही कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, आप ये भी देखें, नई जो वॉर की अपडेट्स हैं, पिछली दफ़ा आपसे बात हुई तो अब के बहुत डायनामिक्स बदल गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जी कुछ 6 जज़ीरे हैं, उनमें से 3 जज़ीरों पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है। अबू मूसा है, लेसर टुम्ब है, ग्रेटर टुम्ब है। इन जज़ीरों को 1971 में शाह ऑफ ईरान ने ईरान में शामिल किया था, पहले यूएई में थे। तो अगर ये लेसर टुम्ब, ग्रेटर टुम्ब और अबू मूसा पे अमेरिका आके बैठ जाता है और अपने ये जो वो फ़ोर्सेस ला रहा है, पैराट्रूपर्स और मेरीन 10 14-15 हज़ार, तो ये 3 जज़ीरे अगर वो कब्ज़ा कर लेगा, तो फिर उसका अबनाए हुर्मस भी खोल सकेगा और उसके बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो गए। मेनलैंड पे जाने की नहीं ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, पहले तो मतलब सोचें कि ये ईरान के पास आ कैसे गए थे। वो भी तो आपके व्यूअर्स को अंदाजा होना चाहिए, खास तौर पर सारे व्यूअर आपके जैसे नौजवान हैं, तो उनको शायद ये पता ही ना हो कि शाह फरहान को कोई तोहफे थोड़ी मिले थे। ये हुँ। बुनियादी तौर पर जब 70s 80s में ऑयल क्राइसिस हुए थे, तो वो आपको याद है ओपेक ने एक ऑलमोस्ट लगा दिया था, बैन करके एक यूनिटी कर ली थी, जिसके बाद शाह फैसल को शहीद किया गया था। उस दौरान क्योंकि ये जो ओपेक के मुल्क थे, इन्होंने एक किस्म का कन्फ्रंट किया था अमेरिका और यूरोप को, तो उन्होंने मोहम्मद मुसद्दक को 1953 में हटा के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे इसी मुल्क ईरान के, शाह फरहान को ले आए। शाह फरहान ने आते ही 40% ऑयल के सारे जो
रिजर्व कह लें या कुएं कह लें या उनकी जो ड्रिलिंग और सारा प्रोसेस था वो अमरीकियों के हवाले कर दिया था। तो अमेरिका के तो शाह फरहान गुड बॉय थे। तो उस वक्त जब इन्होंने यूएई से ले लिए तो उस वक्त अमेरिका लुक दी अदर साइड, बल्कि टेसिट अप्रूवल दिया था उन्होंने कि हाँ जी आप कर लें, हम कुछ नहीं कहते आपको। तो ये उस बैकग्राउंड में हुआ था जब ईरान एब्सोल्युटली प्रो अमेरिका हुआ करता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके फोकस करते हैं आपके उस सवाल पर जो आप कह रहे हैं कि 3 को टेक ओवर कर लेता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इजियर सेड देन डन। बहुत आसान है कहना कि टेक ओवर कर लेता है। पहली बात तो टेक ओवर कैसे करे, मेरा उस पर बहुत सीरियस रिजर्वेशन है, चाहे वो खारग हो या ये जो आइलैंड आपने नाम लिया, 6 के 6, बहुत मुश्किल चैलेंजिंग है। चले मैं थोड़ी देर ग्रांट करता हूँ कि सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है उनके पास। तो ये जो 82 एयरबोर्न ब्रिगेड है, इसको 18 घंटे में दुनिया में ग्लोबली कहीं भी डिप्लॉय करके ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन फिर आपके व्यूअर्स को याद कराता चलूं कि इराक में ये उतारा गया था ब्रिगेड 40 दिन की बमबारी के बाद। हुँ, तो जरा विजुलाइज करें कि एनवायरनमेंट कितना फ्रेंडली कर दिया गया था उस वक्त जब इनको उतारा गया था। आया सूरत हाल 40 दिन की बमबारी के बराबर है जो इराक में थी। और इराक का एक और डिसएडवांटेज था कि वो एक डेजर्ट था पूरे का पूरा। यहाँ पे 50% माउंटेनस है पूरे का पूरा। अगर ईरान देखे, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट इसका दुगना रकबा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इसराइल से कोई 75 गुना बड़ा है ये ईरान जो है। और 50% ऑलमोस्ट माउंटेनस है। तो इधर से कोमिंग करना या कारपेट बॉम्बिंग जिस तरह वहां कर ली थी अमेरिका ने, 40 दिन बाद जाकर एक कोने से शुरू किया और B-52 और B-2 और सबने बमबारी शुरू कर दी थी, ये वो साबित नहीं होगा। इसलिए इसके आइलैंड को भी कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं ग्रांट कर भी दूं कि कर ले, तो फिर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। सस्टेन के लिए आपको लॉजिस्टिक चाहिए, आपको सप्लाई लाइन चाहिए, आपको खुराक चाहिए, आपको राशन चाहिए। फिर शायद ड्रोन बड़ा सस्ता मिलता है ईरान को, वो उसके ऊपर फायर करना कितना मुश्किल है। अगर वो चंद फायर कर दे रोजाना उठकर, उसके बाद ईरानी गवर्नमेंट जो रिलैक्स बैक कर जाए, तो सर्वाइव कैसे करेंगे। हुँ, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब्जे के बाद फिर क्या आपने साबित करना है। आपने उसको एम्प्लॉय करना है, यूज करना है, ऑयल एक्सपोर्ट करना है, तभी तो आप फंक्शनैलिटी दिखाएंगे ना कि वॉर ट्रॉफी हो गई हमारी। तो वो करने देगा इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ईरान। तो ये बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है बहुत ही जिसको कहते हैं ना डेडली किस्म का होगा और अमेरिका को बहुत जानी नुकसान हो सकता है। बॉडी बैग्स का बहुत रिस्क है जो एक क्राइसिस क्रिएट कर देगा अमेरिका के अंदर। तेल इकोनॉमी तो हुआ ही हुआ है, अभी उस तरह की डेड बॉडीज नहीं गई तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका के अंदर पॉलिटिकली हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं यूएई की अमेरिका में जो एम्बेसी है वो देख रहा था कि यूएई की नेवी इज़ रेडी टू डू ऑपरेशन विद द यूएस नेवी। और फिर कुछ लोग इस तरह की भी बात कर रहे थे कि देखें सूडान में यूएई के पास एक निजी मिलिशिया मौजूद है 10-12 हज़ार की। और फिर दुनिया में ऐसे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं जो आपको वो किराए की फ़ौज देते हैं 10, 12, 15 हज़ार की। तो अरब सारे इस वक़्त वाशिंगटन में बैठे हैं, कोई सेक्रेटरी वॉर को मिल रहा है, कोई जेडी वैंस को मिल रहा है। तो इब्तिदाई तौर पे तो कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी भी इन जज़ीरों पर उतारी जा सकती है। ह्यूमन लॉस उनका हो जाए, जब वो क्लियर कर लें तो फिर अमेरिकन्स उतर आएँ। नहीं नहीं, ये बहुत विशफुल थिंकिंग है। अच्छा, मैं तो अच्छा। इसको मैं इसको मैं इसको डेलिब्रेट भी नहीं करना चाहूंगा। मैं तो समझा था अब अगली सेंटेंस ये कहने लगे कि एआई भी आ गया हुआ है और वीडियो भी बन जाती है, तो उससे वही क्यों ना बना ले। अगला तो यही स्टेज रह गई है, सिर्फ विशफुल करने की, अपना नुकसान भी नहीं कराना और जीत भी दिखा दी है, वॉर ट्रॉफी भी कहीं नजर आनी चाहिए। तो वो तो एआई सारा कुछ बना देती है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, तो फिर आप समझते हैं कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए वो कह रहे हैं कि 2-3 जज़ीरों पे आके अमेरिका बैठ जाए और फिर एस्कॉर्ट कर ले, उसकी प्रेज़ेंस मौजूद हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, पहली बात है आ जाना। आने तक तो मैं कह देता हूं उन्होंने पैरा ड्रॉप कर दी, अपने पैराशूट से लोग उतर गए। हुँ, ऑल्दो इसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नियों की है, खारक आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेजर है, उसको केस स्टडी के तौर पे बात करते हैं। ऑयल जाहिर है 80% ईरान का वहां से जाता है, ये भी ठीक है। कब्जा कर लेने को मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि देखिए, हॉस्टाइल पॉपुलेशन जो अपने इनहेलेट नहीं की अभी तक, तबाहियां नहीं मचाई उस पर, और तबाही आप इसलिए नहीं मचा रहे कि वो वॉर बूटी है आपकी, उसी को तो आप जंगी गनीमत समझ के इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उस पर तबाही नहीं मचा रहे आप। हुँ, अगर आप तबाही नहीं करते, लोग इंटैक्ट हैं, बिल्डिंगें इंटैक्ट हैं, जैसी भी गवर्नेंस है, पुलिसिंग है, फौज है, IRGC का रिप्रेजेंटेशन वहां काफी है, उनको भी पता है कि अटैक होने वाला है। अभी तो मैंने सुना है उन्होंने माइन शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे के बाद आप उतारना एक और चीज होती है। पैराशूट से मैंने 5 दफा जंप किया हुआ है C-130 जहाज से। तो आप मुझे उतार देंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं कॉम्बेटेंट भी बन गया हूँ, मैं कंट्रोल भी संभाल लूंगा, मैं मैनेज भी कर लूंगा। फिर सप्लाई चेन किसने इंश्योर करनी है। सप्लाई चेन का मतलब है लॉजिस्टिक है, पेट्रोलियम है, गाड़ियां हैं, उनको मूव करना है, उन्होंने वेपन है, डे टू डे राशन है। वो भी कर लेते हैं, एयर ड्रॉप कर दे।
लेकिन फिर इतने लोगों को सस्टेन कैसे करेंगे, फिर एम्प्लॉय कैसे करेंगे, वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, इस कब्जे को क्या कहेंगे कि हमने हमारे बंदे मौजूद हैं, 2005 दिन हो गए हैं, फिर क्या फायदा है, टेक होम क्या है? तो टेक होम कुछ नहीं है, और टेक होम की प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो माइन्स वाली बात आपने की है, ये क्या है? ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। देखिए, माइंस, ये बुनियादी तौर पर तो ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस है माइनिंग की। हुँ, पहले जब माइनिंग करता था ईरान, जब टैंकर वॉर के अंदर, तो इनके पर्पस बिल्ड बोट्स होती थी जो जाके माइनिंग करती थी। वो अमेरिका को और एलाइड फोर्सेस को लास्ट टाइम भी पता लग गई थी कि ये वाली बोट्स इन्होंने तैयार की हुई है माइनिंग बिछाने के लिए। हुँ, अब ईरान ने एक और स्मार्ट मूव किया है इतने कुछ सालों में, उन्होंने जो नॉर्मल फिशिंग बोट्स होती हैं उनको मॉडिफाई कर लिया है बोट्स, क्योंकि माइन के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है, आपने जाके ड्रॉप करनी है और ट्रैक करना है कि कहाँ है। डिफरेंट किस्म की माइंस होती हैं, तो वो उन्होंने नॉर्मल फिशिंग बोट जो शायद बर्थ अटैक होगी ना, हवा से आपको लगेगी ना, उनके जरिए माइनिंग शुरू कर दी थी पहले। हुँ, अच्छा, अब अगर ये करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज के इस एरिया में, खारक के एरिया में, अगर ऑल अराउंड ये माइन बिछा देते हैं, तो फिर जो भी कश्ती, बोट, डिस्ट्रॉयर जो उसको डिफेंड करने करीब जाएगा, उसकी सेफ्टी का अमेरिका को बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो जब ईरान समझेगा कि ये आइलैंड, ये जजीरे मेरे हाथ से जा रहे हैं, तो ईरान कुछ भी कर सकता है। तो वो उसकी प्राइस कैलकुलेशन अभी कर लेनी चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उनके जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको अभी सोच लेना चाहिए कि इन हालात में क्या करेंगे। मैं तो ग्रांट कर रहा हूं उनको काबिलियत कि वो पैराशूट से उतर जाएंगे, वो चंद घंटे सस्टेन भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, बड़ी अच्छे वो कमांडोज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने कहा उसमें टेक होम अमेरिका लिख किया है वर्सेस द एट्रिशन, द रिस्क दैट अमेरिका इज टेकिंग, ये मैं कह रहा हूं। नहीं पर देखिए ना दूसरी तरफ अब जैसे आइलैंड अबू मूसा वगैरह हैं वो जितने ईरान से दूर हैं उतने ही यूएई से दूर हैं। तो यूएई मदद को आ सकता है, कुछ ओमान मदद को आ सकता है, तो वो मदद को नहीं आ जाएँगे, उन तक वो कोस्ट लाइन्स सस्टेन करने के लिए नहीं मदद करेंगी कि सिर्फ़ इरानियन कोस्ट लाइन ही मदद कर सकती। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूएई या कोई ओमान उस वक्त तक आएंगे जब तक उनकी अपनी सोवरेनिटी थ्रेटन नहीं होती। अमेरिका को हेल्प करने के लिए, इजी टेक ओवर करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल। अभी तक तो देखें, चार ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए, बहुत मेच्योर प्ले किया यूएई में, जीसीसी के तमाम ममालिक ने, क्योंकि इसराइल की पहली ख्वाहिश यही थी मेरा ख्याल है नेतन्याहू की, कि जो ही हमला करें, हुँ, और जब ईरान हमला करे इन बेसिस पर या नेवल स्टेशन के ऊपर, तो ये हिट बैक कर दें। तो वो उन्होंने रिफ्रेन किया है, ये बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं हर टॉक के अंदर के, ये बहुत अप्रिशिएबल है, उन्होंने ग्रेसफुल रखा है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता था, ईरान के लिए लेजिटिमेट हो जाता सारा अटैक करना इन मिडल ईस्ट को, लेजिटिमेटली तो पीछे रह जाती ईरानी के। ये अगर इस तरह का कोई होता तो नेतन्याहू बहुत सेलिब्रेट करता, उसने कहना था मैंने काम खत्म कर दिया अपने 40-50 साल आने वाले वक्तों के लिए, क्योंकि उनकी आने वाली नस्लें भी ये नफरत नहीं निकाल सकेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मिडल ईस्ट के मुल्क उस वक्त तक आएंगे जब तक डायरेक्ट उनको थ्रेट नहीं। तो ये जो अगर वो नहीं आएँगे तो फिर आपको क्या स्टेट ऑफ हॉर्मस अगले 2 महीने बंद नज़र आ रही है? देयर इज़ नो वे आउट। ये दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई बंद रहेगी। आधी से ज़्यादा दुनिया में क्राइसिस रहेगा सप्लाई चेन का और ईरान उसको होल्ड करके बैठा रहेगा। आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमला करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को सोचना चाहिए था कि ईरान के पास उस वक्त जंग से पहले दुनिया के सिर्फ 4% तेल पर कंट्रोल था, जबकि दुनिया में तीसरे नंबर पर तेल अगर रिजर्वायर हैं तो ईरान के पास है। लेकिन सैंक्शन की वजह से वो सिर्फ 4% एक्सपोर्ट करता था, वो भी अपने एक्सपोर्ट का 80% चाइना को करता था। चाइना को 1.38 बिलियन बैरल रोजाना भेजता है, जो कि ईरान का 80% है, और चाइना का सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, बाकी चाइना कहीं और से करता है। एक बात, जब 4% कंट्रोल कर रहा था ईरान, तो वो ईरान का ज्यादा खतरनाक था, या जो आज 20% मैनेज कर रहा है, कंट्रोल ना भी कहें चले, मैनेज, इसीलिए मैंने केयरफुली कहा कि कंट्रोल नहीं कर रहा तो मैनेज कर रहा है, उसकी मर्जी पर जाता कोई नहीं है। तो अब ये मैंने आपको शुरू में कहा कि नौबत ये आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम मिलकर कर लेते हैं। ये तो इटसेल्फ एक डिफीट है सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी मिलिट्री माइट के लिए, कि आप ईरान को पार्टनर बनाने को तैयार हो गए हैं। तो मैं 2 महीने नहीं कह रहा, वो तो डिपेंड करेगा कि वो कितनी सख्त शरायत देता है, नेगोशिएशन कब हो सकती है, जब होती हैं तो हो सकता है अगले दिन एक म्यूचुअली कंसेंसस के साथ अपलिफ्ट कर दे। तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं ये, लेकिन जब तक ये सिचुएशन रहेगी, ईरान मैनेज करता रहेगा, दुनिया में क्राइसिस रहेगा। हाउ लॉन्ग यू सी इट? डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी बोथ साइड्स। जब अगर मुज़ाकरात मटेरियलाइज होते हैं, और ये जो शराइत अ, रखी जा गई हैं, ये बहुत सारे मुल्क कह रहे हैं या दोस्त भी कह रहे हैं मीडिया के ऊपर, ये तो नॉन स्टार्टर है। तो मेरे लिए अभी भी बड़ी पॉजिटिविटी है। नेगोशिएशन इटसेल्फ के लिए जो आप टर्म्स रखते हैं ना मुजम्मिल साहब, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने पढ़ी या पढ़ाई, उसके लिए मुज़ाकरात की शराइत सख्त होना नॉन स्टार्टर नहीं होता।
वो एक आपका स्ट्रेंथ शो करता है कि आपकी कैपेबिलिटी बार्गेन की बहुत अच्छी है, नंबर वन। दूसरा, आपने बार्गेन के लिए रखा होता है क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है। जैसे आप कोई घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं डिमांड इतने कर रहा हूं लेकिन मैंने यहां तक बेच देना है। ये नेगोशिएशन में भी यही होता है कि आप अपने आप को बताते हैं कि ये टर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल दे देता हूं ईरान की आपको, जो मैं ईरान की तरफ से अगर नुमाइंदगी कर रहा होता तो मैं कहता जी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो है कि मुझे एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म चाहिए कि आप हर 6 महीने, साल, 2 साल बाद नहीं चढ़ दौड़ेंगे दोबारा हमारे ऊपर। ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि 6 महीने निकाले उन्होंने। उन्होंने सारी दुनिया, उनकी जितना मीडिया, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके सबने कहा कि जी हमने तो कई दिहाइयां पीछे न्यूक्लियर इनका सेटअप धकेल दिया है। सब ये कह रहे हैं 2025 जून में, 6 महीने बाद उन्होंने सारी फोर्सेज लाके खड़ी कर दी। तो वो दिहाइयों वाला स्टेटमेंट, या तो वो मान जाए कि गलत कहा था, या अब मान जाए कि हम ब्लफ करके आ रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने कहा कि वो वो आप वे अपने वो क्या क्राइटेरिया सेट करें। वो वेरीफाई अमेरिका दुनिया में कौन अमेरिका की गारंटी दे सकता है? ये तो फिज़ूल बात हो गई ना। मेरा मतलब है कि आप बताएँ, वो कहते हैं अमेरिका की गारंटी दें, वो हमला नहीं करेगा। कौन अमेरिका या इज़राइल की गारंटी दे सकता है? वो अपनी खुद नहीं दे सकते। नई रजीम आ जाएगी, वो पिछले मुआहदे खत्म कर देती है। अमेरिका का तो ऐसे ही देखने में आया। नहीं, मैं ऑथेंटिसिटी की बात करता हूं साहब। मैंने कहा जेन्युइन, सबसे सबसे जेन्युइन और रीजनेबल ये डिमांड उनकी है। कितनी वो मनवा सकते हैं, कौन कर सकता है उनकी वेरीफाई, वो एक अलग बात है। अच्छा, इस वक़्त अब हमने देखा है कि कुछ ये जो पावर प्लांट्स पर हमलों की बात हो रही है, और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इज़राइल ने कुछ हमले भी किए हैं, कुछ उनके सिविल न्यूक्लियर पे भी हमले हुए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप, जो सिविल न्यूक्लियर पे हमले हैं? सिविल न्यूक्लियर और इवन पावर स्टेशन पर बहुत ही खतरनाक एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा कि आप एक ईंट को धक्का मारेंगे, वो सारी लाइन में ईंटें गिर जाएंगी। ये डोमिनो इफेक्ट मैं साबित करने की कोशिश करता हूं। मैं डोमिनो के नाम क्यों दे रहा हूं? देखिए, ईरान का बिजली घर आप तबाह कर देंगे कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो, इनका नेटवर्क रुक जाए, इनके सिस्टम बैठ जाए, उनकी गवर्नेंस इफेक्ट होना शुरू हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए। ईरान को तो ये तकलीफ देंगे आप ग्रिड स्टेशन, बिजली घरों को तबाह करके। ईरान ने तो थ्रेट किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपने नोट किया, एक हफ्ता पहले जो तबाही इन्होंने की थी पहले बिजली घरों पर, अमेरिका के सदर ने इसराइल को रोक दिया और वो रुक गई। वो इस वजह से नहीं कि कोई एहसान किया उन्होंने ईरान के ऊपर, इसलिए कि यहां पर कोस्टल एरियाज जो ईरान के बॉर्डर के ऑपोजिट है, यानी एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मस के, दूसरी तरफ जीसीसी साइड पे 815 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं इन मुल्कों के। 815, वो तमाम के तमाम पानी करीब है समंदर के, वहां से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, ह्यूमन यूज के लिए फिट करते हैं उसको, और बिजली के जरिए पंप करते हैं इनटू ऑल मिडल ईस्ट। और वो बिजली घर इसलिए चाहिए, बिजली घर से वो प्लांट चलते हैं और बिजली घर से वो पंपिंग करते हैं। मैं अब आपको डिपेंडेंसी बता देता हूं या सेंसिटिविटी बता देता हूं उन मुल्कों की जिनको वो पानी देता है। तो किस किस की डिपेंडेंसी है? सऊदी अरब 70% इस समंदर के पानी पे डिपेंडेंट है, ओमान 85%, कुवैत 90%। सबसे कम डिपेंडेंसी यूएई की 40%। लेकिन यूएई ने एक और भी एडवांटेज है, मिडिल ईस्ट में तमाम ये जो मुल्क जिनका मैंने नाम लिया सिवाय यूएई के, सबके पास स्टोरेज कैपेसिटी है 4 से 7 दिन तक, सिवाय यूएई के। यूएई की डिपेंडेंसी भी 40% है, यूएई के पास तकरीबन 40 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये बिजली घर तबाह किए गए ईरान के, चाहे वो न्यूक्लियर हो या दूसरे हो, तो ईरान ने पहले थ्रेट किया था कि मैं हिट बैक करूंगा उन बिजली घरों पर जो आपके कोस्टल एरियाज में, और वो कोस्टल एरिया सारे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट चलाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो तो आप सोचें जरा, 7 स्टार होटल के अंदर पानी चला जाए चौथे दिन, और इनके पास सिर्फ 4 से 7 दिन है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही एविडेंट और बहुत फास्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है ईरान अपना ये कार्ड यूज़ करेगा? अगर उसके बिजली घरों को तबाह किया गया, एक लाइफ लाइन डिस्ट्रॉय की गई ईरान की, तो वो एस्केलेटरी कर सकता है, जिसको कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करे ताकि एक मैसेज जाना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है ईरान के पास अभी भी कई वाइल्ड कार्ड हैं इस लड़ाई में। उसके ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली। ईरान ऑप्शन से उसने अपनी, कहते हैं ना, आबनाए हरमस उसकी लास्ट ऑप्शन, लास्ट वाइल्ड कार्ड था, जो उसने इस्तेमाल कर लिया। अब ईरान के पास मज़ीद कुछ नहीं है। आप समझते हैं उसके पास अभी भी वाइल्ड कार्ड है? बिल्कुल, अभी भी है। और वो अगर वो स्कटल कर दे अपना हॉर्मोज को, वो ऑल्दो हम बात करते हैं 33 किलोमीटर वाइड है ये अपना हॉर्मोज, लेकिन जो सी चैनल्स हैं वो हार्डली 10 किलोमीटर वाइड है, क्योंकि समंदर गहरा नहीं है साइडों से ज्यादा। तो ये 10 किलोमीटर की पट्टी के अंदर जो आता है वो जाता है उसी के अंदर उसके है। उसने एक और काम किया हुआ है, उसने जो एरिया ओमान की तरफ है, हुँ। अवे फ्रॉम ईरान, वो उसने बंद कर दिया है। उसने कहा है कि जो शिपिंग होगी वो मेरी कोस्ट के करीब से गुजरेगी। ये जो जहाज को 19 के करीब अभी उसने जाने दिए हैं, इतने दिनों 19 के करीब हमला किया और कुछ को जाने दिया है,
वो उसकी कोस्ट के बिल्कुल करीब जो चैनल है उसमें से गुजरते हैं। अब उसके लिए टारगेटिंग बड़ी आसान है, उसने कुछ टारगेट करके दिखाए हैं 19 के करीब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईरान के पास अभी तो वो स्कटल कर दे, अगर को 2-3 बैरी जहाज डबो दे इसके अंदर, वो कहे जी लगे रहे अब 2 साल आप रिकवर करें इनको, आप सारी मशीनरी दुनिया की ले आए। अभी तो ये कार्ड अभी नहीं खेला, जो कि अच्छी बात है, नहीं खेला, हम सारे खुश हैं, बिकॉज वो बहुत खतरनाक होगा। और आप नाए हुर्मुज़ को माइन कर दे, ये कितना पॉसिबल है कि वो कह रहे हैं कि ये सारी माइनिंग लगा देगा कि चलें ठीक है, आप 6 महीने क्लियर करते रहें? जी मुजम्मिल साहब, दो कैटेगरीज होती है ना, आपने हॉर्मोन्स को स्पेशली ओवरऑल सी कंडीशंस में अर्ज कर देता हूं कि क्या एक होता है सी डिनाइल और एक होता है सी कंट्रोल। ये पूरे समंदर के बारे में बात करती है जब दो नेवी आपस में लड़ती हैं। तो सी डिनाइल ये होता है कि किसी तरीके से अपने लिए भी और दुश्मन के लिए भी यूजेबल ना रहे समंदर, जैसे मैंने कहा, वो कर दे, माइन कर दें या स्कटल कर दे, एक बैरी जहाज को डबो दे, एक या दो को, नंबर वन ये होता है सी डिनाइल। सी कंट्रोल होता है, जो अब मैं हरमोज के सिर्फ रेफरेंस में बात कर रहा हूं, सी कंट्रोल ये होता है कि मेरे लिए ये खुला है, मैं अपनी मर्जी से आने जाने दूंगा, दुश्मन को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो इस वक्त मुझे सी नहीं, अब नए हरमोज का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास लग रहा है। तो जाहिर है जब तक ईरान के पास ये कंट्रोल है और वो मैनेज कर रहा है अपनी मर्जी से शिपिंग, अमेरिका नहीं खुलवा सका, इतनी बड़ी नेवी होने के बावजूद कोई मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिस्क और एट्रिशन बहुत ज्यादा है। जो भी अप्रोच करेगा जाहिर है ईरान उस पर हमला करेगा, उस पर उसके पास बहुत सारे वेपन्स की अभी भी ऑप्शन है, जो कोस्टल उसने बैटरीज लगाई हुई है, रात मिसाइल है 350 किलोमीटर का, 500 किलो का वॉर हेड उठाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में आपसे कही कि 50% जो इनकी माउंटेनेस है, वो बहुत ज्यादा समंदर के करीब जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर उन्होंने टनल्स बनाई हुई है। उनके लिए पैराट्रूपर्स भी ड्रॉप करना अमेरिका के लिए उन जगहों पे बहुत मुश्किल है ट्रेन की वजह से, और इन्होंने जो टनल्स के अंदर फायर करके वापस ले जाते हैं अपने मिसाइल्स को ट्रकों के अंदर वापस, जिसकी वजह से वो उनको सर्च एंड डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जी हमने 1/3 ऑफ देयर मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए हैं, 1/3 तबाह कर दिए हैं और 1/3 सिर्फ रह गए हैं। आप समझते हैं ये? अगर आप मेरे साथ बैठ जाए, हम दोनों बैठ के ना कभी लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी क्या क्या अचीवमेंट बताई है 1 महीने के अंदर, वो बिल्कुल। मैं अभी बैठ के कर लेते हैं। उन्होंने कहा ईरान की एयरफोर्स नेवी तबाह हो गई है, हाँ। ईरान के जो हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम सारा जो स्टेशन है वो तबाह कर दिए हैं, हुँ, लीडरशिप कोई नहीं बची। हुँ, तो अब आप ये बताइए कि बचा क्या है ईरान के पास? तो पहले ही वो कह रहे थे कि हमने सारा कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया, तो ये कौन लड़ रहा है? तो ये हुँ। किसी दिन भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंपाइल करने हैं, ये जो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, कभी वो कहते हैं एयरफोर्स नेवी किसी काबिल नहीं रह गई, 90% ये कर दिया, फलाना कर दिया। आई थिंक इसी दिन उन्होंने किसी दिन टीवी पे आके कहना है कि मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, मैं तो जंग का शौकीन ही नहीं था, मैंने 8 बंद कराई हैं, इंक्लूडिंग मिलियंस ऑफ पीपल सेव्ड इन पाकिस्तान इंडिया। तो अब मैंने सिर्फ ये जंग बड़ी मजबूरी में की है, और ये देखे मेरी कामयाबियों की लिस्ट के कि मैंने रिजीम चेंज कर दी, 86 साल खामनाई से 56 साल खामनाई को बदल दिया, तो ये रिजीम चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहना है कि देखे मैंने सारे उनके हाइड्रोट्स और वो ऑयल जनरेशन सारी कैपेसिटी खत्म कर दी है, नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं किसी दिन कंपाइल करके, मेरा ख्याल है। नहीं, पर विनिंग ट्रॉफी तो नहीं होगी ना। आप तो समझते हैं बगैर जी विनिंग जी, ट्रॉफी के जाएँगे तो फिर मिड टर्म हार जाएँगे। ये विनिंग ट्रॉफी तो आपने खुद ही कहा ना कि उनको कौन समझाएगा। अगर वो ऐलान कर दे मैं जीत गया हूं, तो फिर अगर चैनल उनके हुए सारे और मेरे जैसे वहां पे तजिया निगार बैठ के सारा दिन कहेंगे कि कमाल कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो क्या बनेगा? तो लेकिन हम जैसे लोग नहीं मानेंगे कि विनिंग ट्रॉफी वाकई आप उनको फिजिकली चाहिए, एक वेरीफाइबल टाइप के, जिसको लोग कहें कि हाँ ये विनिंग ट्रॉफी हो गई है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूँ कि हाउ डू यू सी इन नेक्स्ट 2 वीक्स दिस वॉर? अगले 15 दिन का मंजरनामा आपको क्या नज़र आ रहा है? मुदब्बिर साहब, डिपेंड्स ऑन द लेडर ऑफ एस्केलेशन। अगर तो इसी तरह सस्टेन की गई तो ओवरऑल ये ईरान के हक में और चली जाएगी। हुँ, मैं डे वन से कह रहा हूं, और शायद तीसरे दिन ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि जितनी जंग लंबी होती जाएगी, अमेरिका और इजराइल कमजोर होते जाएंगे या दिखाई देंगे, और उतना ही ईरान मजबूत होता जाएगा। मजबूत इकोनॉमिकली या मिलिटरीली मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि रिजॉल्व, सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, उस हिसाब से मजबूत होता नजर आएगा। सर्वाइव कर लिया उसने 4 हफ्ते आपके सामने। अगर इसी पेस पे चलती है और डिग्री ऑफ एस्केलेशन या डिस्ट्रक्शन नहीं बढ़ती, तो 2 हफ्ते बाद ईरान की और बेहतर पोजीशन हो जाएगी निगोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। तो जब पावर टू हर्ट अमेरिका की एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो कहेगा कि मैं नहीं कर सका जो मैं कर सकता हूं, तो फिर पावर टू निगोशिएट ईरान की बढ़ जाएगी, वो कहेगा अब हमारी बारी है। इटसेल्फ जो शर्तें पेश की हैं ईरान ने, ये आपको टेम्परेचर नहीं फील होता कि ईरान कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं निगोसिएशन के अंदर इतने सख्त पॉइंट के साथ एंटर हो सकता हूं? तो ये है पावर टू बार्गेन इस वक्त ईरान।
ये अभी सऊदी अरब की एयरबेस पे ईरान ने हमला किया है, जिसमें कह रहे हैं कि 12 अमरीकी ज़ख्मी हुए हैं और कोई रिफ्यूलिंग के जहाज़ जो हैं, वो भी तबाह हुए हैं। आपने बात ईरान की। अभी भी यूएस बेसिस को हिट करने की पोज़ीशन में है। ये इसको न्यूज़ इटसेल्फ क्योंकि अमेरिका ने और सऊदी अरब ने डिनाई कर दी थी, तो मैं वेरीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान की बहुत, जैसे मैंने कहा, ईरान ने बहुत कामयाबी से एक काम किया। हुँ, अपने मुखालिफिन के लिए जंग बहुत महंगी की हुई है, खुद अपने लिए बहुत सस्ती रखी हुई है। सस्ती ह्यूमन लॉस के नहीं मैं कह रहा, मैं डिस्ट्रक्शन को नहीं कह रहा। मैं पेन कॉज़ करने के सेंस में कह रहा हूँ कि जितनी पेन सस्ती ईरान कॉज़ कर रहा है अमेरिका को और उसके जो इंटरेस्ट हैं और खास तौर पर इज़राइल को, वो कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज़ कंपेयर्ड टू जो अमेरिका खर्चा कर रहा है और जितनी पेन उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का जो ज़ोम और मिथ और प्राइड था और इज़राइल को हम इनविंसिबल समझते थे पिछले 78 सालों से कि उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो टूटी है बेसिकली। वो टूटी है। आपको अब कल मार्को रूबियो ने कहा है कि जी7 में कि ये 4 से 6 हफ़्ते और चल सकती है। आप देख रहे हैं ये 4 से 6 हफ़्ते और चलती? जी7 वैसे तो कहीं जंग के नजदीक भी नहीं नजर आई मुझे। हुँ, और जयशंकर साहब बयान देके इंडिया से जी7 में जाके बैठ गए। हुँ, और आपने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन रात को मैं पढ़ रहा था और मैंने ढूंढ निकाला एक बयान जयशंकर साहब का जनवरी 2025 का, सिर्फ हुँ, 1.25 साल पहले। कल उन्होंने बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, शायद आपके एहतराम में मैं लफ्ज भी ना इस्तेमाल करना चाहूं, जो उन्होंने दलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम नहीं हुँ, करते। तो मैं आपको उनका जनवरी 2025 का बयान है, आप नेट पे ढूंढ लीजिएगा। उन्होंने क्या फरमाया जयशंकर साहब ने, यूक्रेन की पीक पर थी जंग और ईरान की भी हॉस्टिलिटी जून वाली नहीं हुई थी, ये जरा ज़हन में रखिएगा। हुँ। तो जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया दुनिया में वाहिद मुल्क है जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान और ईरान और इसराइल के दरमियान एक बड़ा की प्लेयर कर सकता है इनको एक टेबल पर लाने के। ये कहा था नो अदर देन जयशंकर साहब। तो 1.25 साल पहले वो क्या कह रहे थे, मैं अब उनको दलाली नहीं कहता। ठीक है। तो नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि 4 से 6 हफ़्ते आबनाए हुर्मुज़ बंद रह सकता है। आप समझते हैं ये ईरान इसको सस्टेन कर देगा और दुनिया इसको बर्दाश्त कर जाएगी? हाँ, दुनिया की बर्दाश्त पे डिपेंड कर रहेगा प्रेसिडेंट ट्रंप बर्दाश्त करते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरनल प्रेशर बहुत हो गया है। ईरान सस्टेन कर सकता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पास इतने ड्रोन्स और सब, इनके पास जितने मैंने मिसाइल्स बताए हैं कोस्टल के हुँ, करीब जिन्होंने अपनी बैटरीज लगाई हुई हैं, वो कर सकता है मिलिटरीली प्योर। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है और इनडायरेक्टली फिर दुनिया बर्दाश्त कर सकती है, ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला करना है कि जितनी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है, वॉर रेटिंग का जिसके खिलाफ वोटिंग आ रही है पूरी दुनिया में, क्राइसिस हो रहे हैं, इंडिया खुद देख लें जो उधर लाइनें लगी हैं, रेस्टोरेंट बंद होते जा रहे हैं, और ओवरऑल भी जापान की 90% फ्यूल डिपेंडेंसी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। तो आई थिंक दुनिया ने फैसला करना है, या प्रेसिडेंट ट्रंप पर मेरा ख्याल है 2-6 हफ्ते जो आप कह रहे हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर हो जाएगा कि वो किसी तरह फेस सेविंग लेके एग्जिट स्ट्रेटजी कर ले। ईरान कर लेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेन, अब जिस स्टेटस पे आज चला रहा है इस पे चलाता रहेगा 6 हफ्ते बाद भी। नहीं पर अमेरिका का क्या नुकसान हो रहा है? अमेरिका का तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे कोई स्टेक नहीं है। ब ऑयल बंद रहे, उसका तो नहीं बंद है, उसका तो ज़्यादा बिक रहा है। वो तो बेनिफिशियरी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने का, वो कोई लॉस में तो नहीं है, तो अमेरिका का इटसेल्फ तो कोई लॉस नहीं है। वो तो रूस का भी ज्यादा बिक रहा है और रूस कैश पे बेच रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो रूस है इस पूरी जंग का, कि हुँ, एम्बेरसमेंट भी हो रही है अमेरिका को, तेल भी बेच रहा है और फिर उसके वेपन्स भी सारे यूक्रेन को जो मिलने थे वो उठ के सारे मिडिल ईस्ट आ गए हैं। तो सबसे जो इत्मीनान में या पीसफुल माइंड है इस वक्त तो प्रेसिडेंट पुतिन का है, पहली बात। हुँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट पे प्रेशर ये तो बहुत है ना कि ये जो, देखिए मैं आज जितने रुपए डॉलर के दे रहा हूं, डॉलर अमेरिका दे रहा है या हम रुपए में दे रहे हैं, हम एक बंदे को अगर पिन पॉइंट करेंगे किसका कसूर है, तो कोई हमें रॉकेट साइंस है कोई कि किसका कसूर है जिसकी वजह से पाकिस्तानी 55 रुपए दे रहा है और अमेरिका में भी, मैं कल बात कर रहा था, वो कह रहे हैं हमारे डबल हो गई है प्राइस वहां पे। तो वो किसको कह रहे हैं कि एक अगर शख्स जिम्मेदार है तो वो आयतुल्ला खामनाई को कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर है कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इफेक्ट हुए हैं, वो उनके एक डिसीजन की वजह से हुए हैं, गलत डिसीजन, ऑब्वियसली बैक्ड बाय नेतन्याहू। अब एक कह रहे हैं कि एक नया ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की एंड सऊदी अरब। ये कि वो कह रहे हैं कोई इस्लामिक नेटो बन रहा है, कोई नया एक मिलिट्री ब्लॉक बन रहा है। आप क्या देख रहे हैं इसको? बताना पड़ेगा पहले आपको मुझे कि ये जितने ऑलरेडी पिछले अलायंस थे उनसे ही अपने आप को अनहुक कर सकेंगे ये तमाम ममालिक। मिस अगर किसी के स्टेक्स अगर जित किसी और मुल्कों के साथ हैं तो पहले तो आपको उधर से इधर तब हुक करेंगे आपस में जब उधर से अनहुक करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि एक यूरोप का एक मुल्क है वो कहे मैं आपके साथ भी ज्वाइन करता हूं लेकिन मैं उस नेटो में भी रहना चाहता हूं। तो हुँ, पहले आप अनहुक की कैपेसिटी बिल्ड करें सारे मुल्क, अपनी सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। हम जोग्राफियाई सॉवरेनिटी की अक्सर बात करते हैं, इकोनॉमिक भी सॉवरेनिटी होती है। मैं अक्सर उसको कहता हूं कि आया तमाम ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम इकोनॉमिकली इतने सॉवरन हैं
कि हम ये फैसले कर सकें। अल्लाह करे, मैं तो दुआ गो हूं, और अब मैं सबके लिए दुआ करता हूं, लीडर्स के लिए भी, कि वो इस काबिल हो जाए कि हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हो जाए, ताकि हम ऐसे मुश्किल फैसले कर सकें जो कि रियलिज्म के ज्यादा करीब होंगे। ऐसे फैसले जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपकी डिपेंडेंसी कम होगी और आपकी टेल ट्विस्टिंग ना कोई कर सके, आर्म ट्विस्टिंग ना कोई कर सके। और यूक्रेन और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को आप कैसे देखते हैं? जी, वो भी मजबूरी का सौदा है ना वो, क्योंकि और आपने देखा है कि वो यूक्रेन का एक्सपीरियंस है ड्रोन मारने का, इसीलिए फौरी तौर पर डील हुई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पैसे चाहिए, फौरी तौर पर कैश चाहिए, क्योंकि वो भी एक कैश स्टार्व्ड मुल्क है। अमेरिका अब उससे हाथ खींच चुका है, खासतौर पर 1 महीने से तो कोई ज्यादा उस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। तो उन्होंने भी एक अल्टरनेट मार्केट की तलाश की है, जो कि एक कुदरती अमल है, और उनका वॉर टेस्टेड और बैटल प्रूवन एक ना सिर्फ वो एंटी ड्रोन है, बल्कि उनका स्किल्ड मैन पावर भी है, जिससे 4 साल जंग लड़ी है। तो आई थिंक वो अब ये स्किल्ड मैन पावर प्लस ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कल ही पढ़ रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो शाहिद ड्रोन इनसे लिए थे ईरान से, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से अपग्रेड करके, ज्यादा लीथल करके, अब वो वापस भेज रहे हैं रूस से इनको, कि आप इनको इस्तेमाल करें, अपग्रेड करें अपना स्टैंडर्ड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये भी करना चाहता हूँ। ये जो हुसी कह रहे हैं बाबुल मंदब बंद कर देंगे, वो आपको पता है उनके वज़ीर इत्तलात ने सीएनएन को टेक्स्ट भी किया कि अब हम सोच रहे हैं कि बाबुल मंदब बंद कर देने की। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो और रेड सी से बाबुल मंदब भी बंद हो तो फिर क्या होगा? जाहिर है बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। पीछे कनाल सुएज आ जाती है, फिर बैक साइड पे, और इधर इंडियन ओशन आ जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसके अंदर, अगर वो इन्फोर्स कर सकें, वो तो मैं कंडीशनल कह रहा हूँ, तो ये तो एक और नई डायमेंशन हो जाएगी वॉर की, और लिथैलिटी या लेडर ऑफ एस्केलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बिकॉज अमेरिका के लिए फिर एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि इनको खुलवाना है, और जाहिर है वो यूज ऑफ फोर्स कितनी करते हैं। और ये सारे का सारा इसीलिए शायद स्लो डाउन किया जा रहा है कि अरब ममालिक की लॉयल्टी इस हद तक ना चली जाए अगेंस्ट ईरान के, एक कन्फ्रंटेशन का माहौल हो जाए। क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है, तो अरब मुल्कों पे बहुत प्रेशर आ जाएगा कि सारा ट्रेड बंद हो गया। ऑब्वियसली एक ईरान की एक मिथ बन गई। एक और डायमेंशन जरूर चेक करें कि तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक ने एक और कंसर्न अमेरिका को पहुंचाया है, वो ये है कि अगर आपने अभी सीज फायर कर लिया या कोई एग्रीमेंट कर लिया ईरान के साथ, और ईरान को इस कैपेसिटी से छोड़ के चले गए, तो वो परमानेंट अभी भी जीसीसी और तमाम ममालिक भी एक थ्रेट का बहुत बड़ा बायस रहेगा। वो कहते हैं सब्सटेंशियल कुछ करके जाना चाहिए। अब सब्सटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, के कितना उसको डी आर्म करते हैं या कितना उसको टूथलेस करके ईरान को जाता है अमेरिका। लेकिन वो अब आने वाले वक्तों में पता लगेगा, बिकॉज मिडल ईस्ट के ममालिक इस पर कंसर्न है कि ईरान नहीं ने पर एक नई पावर शो कर दी ना। वो डिसआर्म और टूथलेस करने के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए ना, वो बम्बार्डमेंट से तो नहीं हो पा रहा। जी, वो नहीं होगा, और एग्रीमेंट अगर हो भी जाता है अभी, तो जाहिर है कैसे टूथलेस करेंगे। ईरान ने तो अपनी कैपेसिटी शो कर दी है। लेकिन मैं वैसे आपको एक डिफरेंट एंगल भी दे रहा हूं कि उनका भी कंसर्न है कि इस स्टेज पर अगर सीज फायर हुई तो उनको बड़ी अनफेवरेबल हो। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।